नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं और आपकी समस्याओं पर कुछ हम चर्चा भी करते हैं। तो आज भी हम वही करने वाले हैं। समस्याएं आपकी होंगी और आपकी समस्याओं को लेकर हमने CRCS पोर्टल पे बात भी किया है। जैसा कि आप लोग का बार बार कमेंट भी आ रहा था, बहुत सारी आपकी समस्याएँ हैं। तो उन सारी समस्याओं को हम एक एक करके और उसका समाधान हम जानेंगे कि CRCS के अधिकारी द्वारा या CRCS के कस्टमर केयर के द्वारा हमें क्या जानकारी दी गई, और उन सारे जवाबों का हम थोड़ा थोड़ा विश्लेषण भी करते चलेंगे। और एक ज़रूरी बात कि आज हम आपके सामने एक बहुत ही बड़े मुद्दे पर बात भी करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक केवल 17 लाख लोगों ने आवेदन किया है। बिल्कुल सही। जैसा कि अंकुर जी को हमको बता रहे थे, इन्होंने शायद ऑनलाइन देखा होगा कि अभी तक केवल 17 लाख लोगों ने ऑनलाइन किया है। और हमारे अमित शाह जी भी बोल रहे थे 17 लाख लोगों ने आवेदन किया है, मतलब कि 17 लाख लोगों का शायद आवेदन अप्रूव हो गया है। अमित शाह ने ये कहा था कि अभी तक 21 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया है, जिसमें 17 लाख लोगों हाँ नहीं, उन्होंने कहा था 14 लाख। अभी 3 दिन पहले तक कहा था कि 14 लाख लोगों का अकाउंट अप्रूव हो गया है। तो मे भी हो सकता है कि वो बढ़ के 17 लाख हो गया हो। अभी तक जानकारी यही 17 लाख लोगों का ऑनलाइन हो गया है या फिर अकाउंट वेरीफाई हो गया है। तो अंकुर जी, क्या आप संतुष्ट हैं कि 17 लाख लोगों का अगर अकाउंट वेरीफाई हो गया है तो उनको अगर 10,000 रुपये मिलते हैं तो ये कितनी राशि सरकार बांटेगी, और क्या और आवेदन गिरने चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? नागेश जी, बहुत ही रोचक सवाल आपने पूछा है। 17 लाख, आपको पता है कि पोर्टल को स्टार्ट हुए 18 जुलाई को, जहाँ तक मैं सही हूँ 18 जुलाई को ये पोर्टल लॉन्च हुआ था। आज 18 जुलाई से लेके आज हम ये 10 अगस्त को ये वीडियो शूट कर रहे हैं। आज के दिनों तक मैंने लगभग 1 महीना होने को आए, और आने वाले 10 दिनों में ही हमने ये देखा था डाटा के अकॉर्डिंगली कि 10 से 12 लाख आवेदन गिर चुके हैं। 10 दिनों में जो आवेदन 12 लाख तक जा रहा था, सर्वर के थोड़े बहुत सही होने के बावजूद, आज 20 दिन बीतने के बावजूद भी वो आवेदन अपने आप को डबल नहीं कर पाया। इसके पीछे क्या रीज़न है, ये एक सोचना बड़ा ही सोचनीय तथ्य बन गया है। मतलब तो यही हुआ ना कि लोग बहिष्कार कर रहे हैं। बात वही है, बहिष्कार कर रहे हैं। आखिर बहिष्कार कर रहे हैं तो किस बात पे बहिष्कार कर रहे हैं? सरकार तो यह दावा कर रही है, हमारे गृह मंत्री जी ये दावा कर रहे हैं कि भाई भुगतान सबको मिलेगा, चाहे वो किस्तों के रूप में हो, चाहे वो कैसे भी हो। और बात केवल अमित शाह जी की नहीं है, बात यहाँ पे है कि जहाँ आप लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप विश्वास करते हैं हमारे देश के कानून पर। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है हमारे गृह मंत्री को और CRCS पोर्टल को कि आप पेमेंट करवाइए और आप एक ऑनलाइन पोर्टल बनाइए जहां पे कि पारदर्शी तरीके से पेमेंट हो। तब जाकर अमित शाह और CRCS मिलकर ये एक पेमेंट का जो पोर्टल हुआ वो लॉन्च किए और पेमेंट कर रहे हैं, फिर भी लोग बहिष्कार कर रहे हैं। वही तो बात समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये 17 लाख लोग ही अभी तक, इन लोगों का ही अकाउंट वेरीफाइड क्यों हो पाया है? लोग आवेदन की प्रक्रिया अपनी पूर्ण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनके मन में क्या संशय है? वो सरकार को अपना दिखाना क्या चाहते हैं? क्या वो ये बताना चाहते हैं कि नहीं, हमारे पास जो हम अब तक चिल्ला रहे थे कि हमारे 17 करोड़ या 19 करोड़ जो हम निवेशक हैं, हम 19 करोड़ निवेशक नहीं हैं, हम केवल 1 करोड़ से भी कम निवेशक हैं जो सिमटे हुए हैं? क्या वो सरकार को ये डाटा देना चाह रहे हैं? वो बहुत लोग अभी जंतर मंतर पे स्ट्राइक कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें पूरा पैसा चाहिए, पूरा पैसा चाहिए। आप यहाँ पे जैसे बात करें केवल 17 लाख लोगों ने आवेदन दिया है, इससे घाटा किसको होने वाला है, सरकार को या फिर डिपोजिटर को? स्वाभाविक सी बात है, जितने भी हमारे निवेशक हैं, जितने भी जमा पूंजी करता है, उन्हीं को ये घाटा होने वाला है। क्यों घाटा होगा? हम नहीं लेंगे पैसा, भीख 10,000 रुपया हम पूरा लेंगे आप पैसा। मत लीजिए, ये तो और अच्छी बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उनको पूरी की पूरी राशि मिल जाएगी इसी बहाने। अच्छा है ना? क्यों नहीं मिलेगा? अगर आपके पास लेनदार लेने वाले कम हैं, आप सपोज करिए कि आपने मार्केट में 1,000 लोगों का आपने कर्जा बांटा हुआ था, उस 1,000 में से कर्जा लेने वाले केवल 100 लोग ही हैं, तो सरकार उन 100 लोगों का ही ब्याज सहित तो भुगतान कर पाएगी। आप उनको 1,000 का तो पैसा देना नहीं है, 900 सबको देगी। हम अभी नहीं करेंगे डिमांड, हम जाके 2025 जो आप कैसे नहीं करिएगा? आप यहाँ 4 सालों से 8 सालों से आप ये इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट कब फैसला सुनाएगी, फैसला सुनाने के हिसाब से हम चलेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस दिन पर ये मैं जजमेंट डिक्लेयर कर रहा हूँ, उस दिन से 9 महीने के अंदर आपको ये पूरे भुगतान की जो राशि है, भुगतान की जो प्रक्रिया है, इसको पूर्णतः पूर्ण कर लेनी है। यानी 5,000 करोड़ रुपए
जो जी हाँ, 5,000 करोड़ का जो भुगतान है ये 9 महीने के अंदर 29 मार्च को उन्होंने अपना जजमेंट दिया था। 29 मार्च से लेके आप 9 महीना जोड़ लीजिए, यानी कि दिसंबर के लास्ट तक आपको पूरी भुगतान की प्रक्रिया को अपना के खत्म कर देना है, यानी कि 5,000 करोड़ का निष्पादन बिल्कुल कर देना है आपको। अब इस 5,000 करोड़ के निष्पादन के लिए हाई कोर्ट ने ही केवल बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ही केवल बोला हुआ है कि आपको केवल 9 महीने का ही समय दिया जा रहा है। इसके बाद भी अगर आप पैसा पूरा नहीं कर पाते हैं तो वापस सारा का सारा पैसा आप सेबी में जमा कर देंगे, जितना भी बचा हुआ रकम है। अब वो बचा हुआ रकम मतलब किसका है? इसका मतलब सहारा के पास किसी की देनदारी है ही नहीं। जितने लोगों ने अप्लाई किया ये उन्हीं का बचा हुआ रकम है भैया। जिनको सरकार को जितना लोगों को बांटना था उतना लोग का बांटा, उतना लोग फिर क्लेम में रहे नहीं, और फिर इस तरह वही वाली बात हो जाएगी, भाई दोनों लोग मिल के बांट रहे हैं, नुकसान किसका हुआ? शुरू से भी जनता का ही नुकसान हुआ है, इस बार भी जनता का नुकसान होगा। लोग इस बात को समझ नहीं रहे। आंदोलन अपनी जगह है, मेरा ये मानना है। आप ठीक है, आपको सूद लेना है, आपको जैसे भी लेना है, आप उसके लिए अपना एक बल लड़ते रहिए, लेकिन अगर कोई चैनल खुला है तो हमें उस चैनल का पार्ट बनना होगा, ताकि हम अपनी राशि को भी कम से कम निकाल पाएँ। और ये चैनल, फिर मैं बता रहा हूँ, ये चैनल केवल अमित शाह जी या फिर सीआरसीएस पोर्टल या फिर केवल सुब्रतो राय सहारा श्री का नहीं है। ये पोर्टल जो बनाया गया है वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया गया है। इसलिए आप पहले बात समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको पेमेंट लेना है तो आप आइए ऑनलाइन तरीके से, एकदम पारदर्शी तरीके से आप अपना पेमेंट लीजिए। अब मान लीजिए कि अभी तक केवल 17 लाख लोगों ने आवेदन दिया है। 17 लाख लोगों का अगर हम हिसाब किताब मिला लें तो अभी तक केवल अगर 10,000 रुपये मिलेंगे तो 170 करोड़ के आसपास, यानी 5,000 करोड़ में रुपए में से केवल 170 करोड़ रुपए पेमेंट अभी हो रहे हैं। मान लीजिए ये आंकड़ा बढ़ के आपका 500 करोड़ तक पहुंच जाए, या मान लीजिए 2,000 करोड़ तक पहुंच जाए। बाकी जो 3,000 करोड़ रुपए बचते हैं, अगर ये दिसंबर तक लोग ऑनलाइन करके क्लेम नहीं करते हैं तो ये 3,000 करोड़ रुपए फिर से सेबी और सहारा के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो फिर जाके सीआरसीएस यही कहेगी कि देखिए महोदय, हमारे पास डिपोजिटर है ही नहीं, डाटा है हमारे पास कि हम 3,000 करोड़ रुपए देते हैं ताकि इनका पूरा पेमेंट होता, बस आप जाइए। उसके बाद याद रखिए नागेश जी, कोर्ट जब भी मानेगा साक्ष्य के ऊपर कार्य करता है। आज आप दावा लड़ने के हक में है क्योंकि आपके पास साक्ष्य है। कोर्ट ने जब आपको 9 महीने का समय दे दिया कि 9 महीने के अंदर आपको इस 5,000 करोड़ का भुगतान करना है, उसके लिए सरकार ने पोर्टल बना दिया, बोला है कि 45 दिनों के अंदर आपके भुगतान की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस भुगतान प्रणाली का हिस्सा बने और अपनी दावेदारी को सुनिश्चित करें। यदि आप अपनी दावेदारी को सुनिश्चित नहीं करते हैं तो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट भी आपके सामने हाथ खड़े कर देगी और बोलेगी कि जब आपको ये चीज़ दिया गया था तब आप उस समय कहाँ थे। जैसा कि हाउसिंग सोसाइटी वाले कांड में ऐसा हुआ था। हुआ था, ये क्या हुआ था वो अभी आप दर्शकों को मुझे बता दीजिए। रियल एस्टेट हाउसिंग में यही हुआ था आपका। आपको याद होगा कि आपका रियल एस्टेट हाउसिंग का ही पेमेंट है जो पहले क्यू शॉप में कन्वर्ट किया गया और फिर 18-17 में आपका वो 4 स्कीम, आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव, हमारा इंडिया, सहारा यूनिवर्सल और स्टार मल्टीपर्पज, ये 4 स्कीम में कन्वर्ट किए गए। लेकिन बीच में सेबी ने न्यूज़पेपर के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट निकाला था कि जिसको भी अगर हाउसिंग और रियल एस्टेट का पेमेंट चाहिए तो वो इस पते पर अपना डॉक्यूमेंट भेज के और अपना पेमेंट ले सकते हैं। हुआ क्या था? केवल 130 करोड़ रुपए ही सेबी भुगतान कर पाई थी रियल एस्टेट और हाउसिंग का। और उसके बाद उन्होंने क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार देखिए, रियल एस्टेट हाउसिंग में डिपोजिटर ही नहीं है, सहारा में सारे फर्जी डिपोजिटर हैं, तो हम पैसा कहाँ से दें। लेकिन अभी भी मेरे चैनल पे अभी भी आता है मैसेज, लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरे पास रियल एस्टेट का अकाउंट है, हम कैसे डिमांड करें, हाउसिंग का अकाउंट है कैसे डिमांड करें, उसका तो पोर्टल पे कुछ ही नहीं। तो आप उस वक्त कहाँ सोए हुए थे जब सेबी आपका न्यूज़पेपर में निकाल के एडवर्टाइजमेंट पेमेंट आपका दे रही थी? तो सेबी ने तो बोल दिया है कि नहीं, अब कोई डिपोजिटर है ही नहीं, मैं पैसे कहाँ से दूं। यही हाल होगा आपके इस 4 स्कीम का। आप अगर ऑनलाइन नहीं करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है करने के लिए, तो फिर बाद में अगर सेबी ये कह सकती है, सीआरसीएस ये कह सकता है कि हमारे पास जितने डिपोजिटर थे हमने पैसा दे दिया, बाकी कोई लेनदार है ही नहीं, कोई यहाँ पे क्लेम कर ही रहा है, तो पेमेंट कहाँ से दे। तो फिर आप खोजते रहिएगा कि फिर कहाँ से आपका पेमेंट होगा, आप लड़िएगा उस समय। फिर भी नागेश जी एक बात बहुत ही ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है, जनता कहीं ना कहीं रोष व्याप्त है कि 10,000 रुपये लेके हम क्या करेंगे, जिसकी पूंजी लाखों में है, जिसने बहुत सारे बॉन्ड्स लिए हुए हैं, वो 10,000 रुपये लेकर क्या करेगा। बात देखिए 10,000 की नहीं है, आप इसको जरा बड़े रूप में देखिए। उन्होंने
जिसने भी किया हो, या मैं किसी की सत्ता पक्ष की मैं वकालत यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना चाहूँगा, सरकार ने एक तंत्र बनाया कि ठीक है, कुछ राशि का जो भी हिस्सा होगा उस हिस्से को हम इंस्टॉलमेंट में देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी आपने दिखाया कि हमारे पास 13 करोड़ 17 करोड़ तक के डिपॉजिटर्स हैं जिनका पैसा भुगतान 13 करोड़ डिपॉजिटर हैं। अभी तक हम 1 लाख भी डिपॉजिटर अपने ऑनलाइन का वो करा नहीं पाए हैं, और ना ही करा पाएंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि उतने लोग बहुत ज़्यादा सक्षम है, बहुत लोगों के पास आज भी इतने जागरूक है कि वो अपने सारे पैसा को निकलवा पाए। फिर भी सरकार ये कोशिश कर रही है कि पहले हम एक मिनिमम रुपीस तय करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ ही चरणों में उस पैसे को धीरे धीरे निष्पादन किया जाएगा। ठीक है, सरकार कैसे करेगी क्या नहीं करेगी वो सरकार का इश्यू है, उस पर मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा। हमारे हाथों में इतना ही है कि हमारा कार्य है कि सुप्रीम कोर्ट, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के पास अगर जाता हूँ दोबारा के समय कि सरकार ने मेरा भुगतान नहीं किया है, मेरे पोर्टल पर दावा करने के बाद भी, तो मेरे पास एक साक्ष्य होना चाहिए कि हाँ मैंने दावा किया हुआ है, उसके उपरांत भी मेरा भुगतान नहीं आया हुआ है। उस समय पर मैं लीगल वैलिड रहूँगा। लेकिन यदि मैं अपना दावा ही नहीं सत्यापित करता हूँ कि मैंने अपना दावा ही नहीं किया हुआ है मेरे अपने पैसे पर, तो फिर मैं आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जो मेरी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट भी साक्ष्य मांगेगी कि जब आपका ऑनलाइन हो रहा था आप कहाँ थे, आपने क्यों नहीं डिमांड किया? बिल्कुल साक्ष्य, अभी आप नहीं कीजिएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़े कर देगी। और भी बात है, लोगों को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। यहाँ CRCS के द्वारा बनाए गए जो पोर्टल्स हैं, उस पोर्टल्स पे बैठे हुए अधिकारी भी हमें गलत प्रकार की सूचनाएं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे दर्शकों को भी बहुत सी सहूलियत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी हाल ही के घटनाक्रम में हम लोगों को ये पता चला कि पिछले के क्लेम में हम लोगों ने पता किया हुआ था कि सर जिनकी मैच्योरिटी पूरी नहीं हुई है वो लोग अपना क्लेम कैसे भरें। जब हमने पिछली बार CRCS पोर्टल पे बात किया था, पोर्टल पे बात करते हुए, कस्टमर अधिकारी से बात करते हुए जब हमने ये अपने जनता को बताया कि उनका ये कहना है कि जितने भी आपके जो भी स्कीम में आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है, जिसकी भी मैच्योरिटी पूरा हुई है या नहीं पूरा हुई है, सबको पूरा मान लिया जाए, पूरा मान कर ही आप उन सबको भी अपलोड कर दीजिए। लेकिन अभी क्या हुआ, रिसेंटली हमें फिर से सुनने में ये आया, एक और CRCS पोर्टल के अधिकारी के द्वारा फिर से ये बताया गया कि नहीं ऐसा नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय तक का डिसीजन दिया हुआ है 31 मार्च 2023 तक का, जिसका भी मैच्योरिटी पूरा हो रहा है, केवल वहीं लोग अपना क्लेम करेंगे, बाकी कोई अपना क्लेम नहीं करेंगे। इसके बारे में शायद आपके पास बहुत ज़्यादा स्पष्ट जानकारी है। ये एक बड़ी बात है दोस्तों, और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि ये हमें CRCS पोर्टल के द्वारा ही बताया गया था। तो आपने बार बार यह हमको कमेंट किया था कि जिनका मैच्योरिटी पूरा हो गया है या जिनका मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ है, क्या वो सारे लोग डिमांड करेंगे? तो पहले वीडियो में हमने बताया था कि हाँ, जिनका नहीं हुआ है मैच्योरिटी पूरा, जिनका 2024 या 25 या 26 27 जब भी मैच्योरिटी पूरा हो रहा हो, अगर उनका 4 स्कीम में पैसा जमा है, हमारा इंडिया, क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारियन और स्टार मल्टीपर्पस, अगर इन 4 स्कीम में आपका पैसा जमा है, चाहे आपका मैच्योरिटी कभी भी पूरा हो रहा हो 2030 में भी, तो आप डिमांड कर दीजिए। लेकिन जब आज हमने आपकी समस्याओं को लेकर फिर से CRCS पोर्टल पर बात किया, तो CRCS अधिकारी के द्वारा यही कहा गया कि नहीं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है 29 मार्च 2023 में, तो आप लोग का जो अकाउंट है अगर वो 31 मार्च 2023 तक जो मैच्योर हो गया है, ध्यान दीजिएगा, 31 मार्च 2023 तक जो भी आपका अकाउंट मैच्योर हुआ है, आप केवल उसी का डिमांड करेंगे। इसके बाद जो भी आपका मैच्योरिटी हो रहा होगा अकाउंट, उसको आप अभी डिमांड नहीं करेंगे। उसका प्रोसेस आने वाले दिनों में फिर से आपको डिमांड लिया जाएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने जो पिछली बार आपको यह कहा था कि नहीं आप डिमांड कर दीजिए, तो आपको डिमांड नहीं करना है। जितने लोग कर दिए हैं वो घबराएं नहीं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोबारा जब पोर्टल में सुधार होगा और दोबारा जब आपसे 2023 के बाद 31 मार्च 2023 के बाद जो भी आपका अकाउंट मैच्योर होगा उसका भी डिमांड मांगा जाएगा, तो हो सकता है कि आपका उस वक्त सुधार दिया जाए और आप डिमांड कर सकें। तो ये एक बड़ी चीज़ थी। और भी बहुत सारे समस्याएं थी जिसको लेकर हमने CRCS पोर्टल पर बात किया। जैसे कि अंकुर जी ने बात किया था कि जिनका नाम में करेक्शन है, जैसे कि नाम मान लीजिए मेरा, इनका अंकुर कुमार नाम है बॉन्ड में, और इनके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में अंकुर कुमार श्रीवास्तव है। तो आप लोग का भी समस्याएं ऐसी थी कि आपने पूछा था कि क्या हम कर सकते हैं, तो आप दर्शकों को बताइए कि क्या आपको जवाब मिला CRCS से। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि CRCS पोर्टल पे जो बैठे हुए अधिकारी हैं, जो वहाँ पे वार्तालाप करने वाले अधिकारी हैं, जिनको ग्राहकों की सहूलियत के लिए रखा गया है कि वो कार्यों का निष्पादन सही तरीके से करेंगे, उनको सर्वथा बिल्कुल ही नॉलेज बिल्कुल नहीं है अपने इस पोर्टल के बारे में। वो स्वयं भ्रमित हैं कि हम उत्तर दें तो क्या दें।
उनसे बार बार ये पूछा गया है कि आप सर बताइए कि डॉक्यूमेंट पे सर मेरा नाम ये दिया हुआ है, सर्टिफिकेट पर मेरा नाम ये रखा हुआ है, मेरा जो ओरिजिनल पहचान पत्र है उस पर ये नाम ये दिया हुआ है, उन दोनों में मिसमैच होने की कंडीशन में क्या किया जाए। उनका साफ साफ केवल यही गोल मटोल करके जवाब देना था कि सर जो डॉक्यूमेंट आपका सही है, जो डॉक्यूमेंट में आपका सही नाम है वही नाम दीजिए। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, मैं उनसे लगातार पूछता रह गया, डॉक्यूमेंट का मतलब सर क्या, आप किस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं? क्या मैं सहारा के डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मानूं या फिर मैं अपने परिचय प्रमाण पत्र को अपने ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट मांगूं? किस डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे हैं? मैं कौन से डॉक्यूमेंट को वहां पर पोर्टल को रजिस्टर्ड करूं? इस बात का उन्होंने कोई सही तरीके से वह उत्तर दे नहीं पाए हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, प्रमाणीकरण के आधार पर आपकी जो पहचान होती है, आपके पहचान के मूल नाम को ही आपका ओरिजिनल सत्यापन कराने के लिए डालना चाहिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट आपने जो भी डाला हुआ हो प्रमाण पत्र पे वो अलग हो सकता है, लेकिन आपको पोर्टल पे भरते समय आपको वही नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह पे दिया हुआ हो। अच्छा, जैसे आपने कहा कि उन्होंने ये कहा कि हमारा जो ऑथेंटिक नेम है वही हम डालेंगे। आधार कार्ड पे मेरा अंकुर कुमार श्रीवास्तव नाम है और सहारा बॉन्ड पे अंकुर कुमार है, मैंने ऑनलाइन कर दिया। अब आप हमें ये बताइए कि जो हम ऑनलाइन करेंगे उसका वेरीफाई हमारे अकाउंट का कौन करेगा? सीआरसीएस का अधिकारी करेंगे या फिर सहारा के अधिकारी वहाँ पे वेरीफाई करेंगे मेरे अकाउंट का? अब पोर्टल के अकॉर्डिंगली सीआरसीएस के अकॉर्डिंग उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ सीआरसीएस के अकाउंट वेरीफायर करेंगे। ये उनके ऊपर ही डिपेंडेंट होगा कि वो उसको वेरीफाई करते हैं या नहीं करते हैं। इस पर कहीं भी अभी कुछ भी क्लियरेंस नहीं है, सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं दिया हुआ कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। अगर इसमें कोई त्रुटियां होती हैं, उस त्रुटियों को सुधार करने के लिए आप कोई नया कोई बैकडोर से कोई ऑप्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, दोबारा पोर्टल को से आप उसमें शेड्यूलिंग करने के लिए कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या आपके पास कोई अलर्ट सिस्टम जा रहा है कि नहीं जा रहा है कि आपका अकाउंट वेरीफाइड हुआ, स्टेटस क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इस तरह का कुछ भी सिस्टम अभी सीआरसीएस पोर्टल के द्वारा जारी नहीं किया गया है। नहीं, 3-4 दिन से ये प्रॉब्लम चल रही है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जब वो अपना सारा डिटेल भर के, एक तो ओटीपी नहीं जा रहा है कभी कभी, फिर ओटीपी अगर जा भी रहा है तो जब वो घोषणा पत्र अपलोड कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर कुछ लोग आगे जब बढ़ रहे हैं, स्लिप जनरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आता है सामने स्क्रीन पे वो नहीं आ रहा है, ना उनके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है। तो ये सब सारी समस्याएं, बहुत सारे ग्लिच जो हैं वो अभी पोर्टल पे आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। कहीं यही कारण तो नहीं है कि अभी तक केवल 17 लाख फॉर्म गिरे हैं? 17 लाख फॉर्म ये भी कारण हो सकता है, ये उनमें से एक बहुत बड़ा एक कारण है कि 17 लाख फॉर्म। ऐसा भी नहीं है कि लोग अपना पैसा छोड़ भी दें। इतनी बड़ी संख्या में से इतना कम परसेंटेज का भी सोचना एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। मैं तभी तो बोला, कहाँ 17 करोड़ निवेशक और कहाँ 17 लाख का फॉर्म का गिरना, 1% फॉर्म गिर रहा है, ये किस बात के लिए निकल रहा है? ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में दोषी है। अगर वो भी तय समय के अंदर ये पूरे के पूरे फॉर्म नहीं गिर रहे हैं, 9 महीने के अंदर ये 9 महीने के अंदर ये पूरे के पूरे फॉर्म नहीं गिर पा रहे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशक के अनुसार, तब तो सरकार को कहने को ये हो जाएगा कि भैया हमने लोगों से तो मांगा और हमारे पास कोई आवेदन आया नहीं। 9 महीना भी कैसे गिन रहे हैं आप ये भी देखिए। सरकार बोल रही है कि हमें 45 दिन तक का समय लगेगा भुगतान की प्रक्रिया को पूर्ण करने का, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका दिसंबर लास्ट महीने 29 दिसंबर 2023 ही लास्ट डेट है। 9 महीने पूरे हो जा रहे हैं। 9 महीने पूरे हो जा रहे हैं, लेकिन उससे 45 दिन पहले तक आपको सबमिट कर देना है, क्योंकि तभी सरकार आपका भुगतान की प्रक्रिया को आपको पूरा कर पाएगी। तब जाके फिर सरकार के पास जो बचा हुआ पैसा होगा वो फिर वापस से सेबी या सहारा के अकाउंट में जाएगा। कुल मिलाकर ये बोल रहे हैं कि 15 अक्टूबर 2023 जो है वह लास्ट डेट है सहारा रिफंड पोर्टल पे आपका ऑनलाइन करने के लिए। बिल्कुल, 15 अक्टूबर को आप लास्ट डेट मान के चलिए। इससे पहले यदि सारे के सारे जमाकर्ता जिनको अपनी पूंजी को लेना हो वो अगर ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं तभी उनका निवारण हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक कहीं भी आपको किसी भी चैनल पे ये नहीं बताया गया होगा, मैं दावा करता हूं कि आपका सहारा और रिफंड पोर्टल पे लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का। और ये जो दावा कर रहे हैं अंकुर जी, ये एकदम सटीक दावा हमको लग रहा है। क्योंकि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 9 महीने के अंदर सीआरसीएस को जो भी जमा करता है सहारा में, उनका 5,000 करोड़ रुपए में से पैसे वापस कर देना है, और उसमें से अगर कुछ पैसा बचता है तो उसको फिर से सहारा और सेबी के अकाउंट में वो जमा कर देगा। अब चूंकि 9 महीने का समय है और ये जो आदेश आया था ये आपका 29 मार्च को आया था, तो आप जोड़ लीजिए 29 मार्च 2023 से 9 महीना आपका दिसंबर होता है,
और अगर आपको दिसंबर है और 45 दिन चूंकि सीआरसीएस पोर्टल ले रहा है आपका वेरीफाई करने के लिए, तो 15 अक्टूबर आप मान के चलिए कि आपका लास्ट डेट है कि आप सहारा और रिफंड पोर्टल पे अपना ऑनलाइन जो भी है क्लेम अपना कर दीजिए। नहीं करेंगे घाटा हम ही लोग का होगा, क्योंकि अगर पैसा बचता है और सहारा सेबी के अकाउंट में पैसा वापस जाएगा तो सरकार हाथ खड़े कर देगी कि सहारा के पास डिपॉजिटर ही नहीं है कि हम उनका पैसा वापस लौटाएं। फिर आप चिल्लाते रह जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट भी उसके बाद नहीं सुनने वाली है। इसलिए आप लोगों से अपील है कि आप लोग बड़ी से बड़ी मात्रा में ऑनलाइन कीजिए, ताकि 13 करोड़ लोग हैं डिपॉजिटर, 13 करोड़ में 10 करोड़ भी करें ना ऑनलाइन। आप ऑनलाइन करेंगे तभी तो बाद में हम लड़ पाएंगे कि हाँ हमारा पैसा केवल 10,000 मिला है, बाकी का पैसा हमको चाहिए। जब हम ऑनलाइन करेंगे नहीं तो फिर बाद में कहाँ से हम लड़ पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, हम अपनी नींव को खुद कमज़ोर कर रहे हैं। नागेश जी, हमारे चैनल के एक व्यूवर थे, उन्होंने मुझे ये भी पूछा था कि उन्होंने क्या किया कि फॉर्म अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद वो घोषणा पत्र को उस समय पर वो किसी कारणवश वो जमा नहीं कर पाए थे। अब उन्होंने उस घोषणा पत्र को प्रिंट निकाला, प्रिंट निकालने के बाद साइन वाइन करके अपना वो रखे हुए थे, और 3-4 दिनों के बाद उनको वो अपलोड करना है। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? ये भी समस्या है। इसके बारे में मैंने सीआरसीएस ऑफिसर से बात किया था, और सही बात है, सबके पास तो प्रिंटर होता है नहीं। बहुत लोग हैं जो टेक्निकल हैंड होते हैं, वो अपना घर पे ही अपना लैपटॉप है अपना क्लेम कर दिए, लेकिन प्रिंटर है नहीं। वो अपना मोबाइल में डाउनलोड कर लिए घोषणा पत्र, या फिर पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लिए, और फिर सोचे कि चलो अगले दिन जाकर हम साइबर कैफे से कहीं से प्रिंट करा कर लाएंगे और उस पर सिग्नेचर और अपना साइन करके हम अपलोड कर देंगे। तो हमने इस बारे में सीआरसीएस अधिकारी से पूछा था। उन्होंने कहा कि बेशक आप 4-5 दिन 10 दिन बाद भी आप आराम से उस घोषणा पत्र को अपना साइन मोहर करके जो भी आपका चाहिए वो आप अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगी आपको। तो अंकुर जी, एक और बहुत बड़ी सवाल है कि बहुत सारे लोगों ने यह पूछा था हमसे कि बहुत लोग का 5,000 केवल सहारा में जमा है, बहुत लोग का केवल 8,000 है, बहुत लोग का 10-10 लाख जमा है। तो ये जो पेमेंट का क्राइटेरिया है यह सीआरसीएस कैसे तय करेगी? क्या वो पहले जिनका 10,000 के नीचे जमा राशि है केवल उन्हीं का 10,000 तक पेमेंट करेगी, या फिर मान लीजिए कि अगर मेरा 5 लाख रुपए जमा है तो मेरे 5 लाख में से मुझे 10,000 केवल रुपए जमा हमको दे देगी, उसमें से दे देगी? कैसे आखिर वो कैसे क्राइटेरिया पूरा करेगी ये? देखिए, इस बारे में मैं सही से बताऊं तो नागेश जी, ना सीआरसीएस पोर्टल सही से कोई जानकारी दे पा रही है, ना कहीं से इसकी सूचना मिल पा रही है। लेकिन जहां तक एक मुझे सुनने में आया है कि पीएससीएल नाम की कंपनी थी जिसका वो भुगतान प्रणाली वो कैसे कर रहे थे, तो उन्होंने किया हुआ था कि जिनका 5,000 रुपये तक की रकम की राशि थी, पहले उन्होंने उस रकम वाले का निष्पादन कर दिया था। उसके बाद अब इस समय जो वो सेबी पेमेंट कर रही है, जो पीएससीएल वालों का है, अब वो 10,000 रुपये तक के भुगतान राशि वालों का वो पेमेंट कर रही है। तो उसी के हिसाब से यहाँ भी लगता है उन्होंने एक मिनिमम क्राइटेरिया तय किया होगा कि पहले हम 10,000 रुपये की राशि वालों का भुगतान करते हैं, फिर 50,000 वाले की राशि का भुगतान करेंगे, फिर 1 लाख वाली राशि का भुगतान करेंगे, और धीरे धीरे करके वो ऐसे पैसे को वो निपटाने का तरीका पूरा क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि सीआरसीएस ने अभी तक कोई ऐसा अपना रूपरेखा लोगों को बताया नहीं है। क्या बता रहा है, हम उसके पिछले प्रारूपों के आधार पर ही हम ये तय कर सकते हैं। तो पिछला प्रारूप उनका यही कहता है कि पहले वो छोटे छोटे अमाउंट वाली राशि को पहले निपटाते जाते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे फिर बड़ी राशियों की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और चूंकि एक और बात है, जो हम लोग सीआरसीएस पोर्टल पे जो आपका टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप सोच रहे होंगे कि आप सीधे सीआरसीएस पोर्टल के अधिकारी से बात कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप वहां पे सहारा के द्वारा बैठाए गए एक कर्मी से बात करते हैं। बिल्कुल। और उनसे जब हम बात करते हैं इस सहारा जो भी सीआरसीएस पोर्टल का टेक्निकल चीज है उसके बारे में जब बात करते हैं, तो वो सीधे हमको ये बोलते हैं, जब हम सीआरसीएस पोर्टल पे टोल फ्री नंबर पे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं टेक्निकल चीज़ के बारे में कि भाई साइट काम नहीं कर रहा है या फिर उस पर डेट मैच्योरिटी का क्लेम हुआ कि नहीं, तो ये सहारा के जो एजेंट थे उनसे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये साफ कहा जाता है कि सर इसके बारे में हमको मालूम नहीं है, हम सीआरसीएस के पोर्टल के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, आप सीआरसीएस वाले से इसके बारे में पता कीजिए। तो ये बात है कि आप सोचते होंगे कि आप सीआरसीएस अधिकारी से बात कर रहे हैं, तो ये गलत है, आप सहारा के एक कर्मी से बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। मैं तो यहाँ जनता से ये भी अपील करूँगा कि अगर हमारे ऐसे कोई व्यूवर्स हैं जिनको लगता है कि हाँ उनकी पहली भुगतान राशि में से जिन लोगों के पास कुछ पैसा आ चुका होगा, तो वो हमें कम से कम सूचित जरूर करें। हाँ, अगर आपकी राशि मान लीजिए कि आपके 5 लाख जमा थे और आपका 10,000 उसमें से वापस आया है, तो आपसे अनुरोध होगा कि आप थोड़ा हमारे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि आपका 5 लाख जमा था और आपको 10,000 पेमेंट आया है, ताकि हम एक क्राइटेरिया को समझ सकें कि आखिर ये पेमेंट हो कैसे रहा है, 10,000 के नीचे वाले जमा राशि का हो रहा है या फिर सबका हो रहा है।
ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको भेजना है तो आपको स्क्रीन पे एक ईमेल आईडी दिखाई दे रहा होगा, आप इस ईमेल आईडी पे अपना स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप जो कोई भी समस्या लिखें या कुछ भी लिखें तो अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिख दिया कीजिए, ताकि आपके ज़िले का और कोई यह वीडियो देख रहा हो तो आपसे संपर्क करके, और हो सकता है कि आपसे वो कुछ फ़ायदा उठा सके। बिल्कुल। देखिए, आपसी सहभागिता के साथ ही हम सबको साथ लेके चलना है, अपनी समस्याओं का समाधान करना है। जितना कोशिश हम लोगों से हो सकता है, हम आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए जगह जगह सूचनाएं एकत्रित करते हैं और लोगों में बताते रहते हैं। ऐसे ही कई सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो हमसे ज़्यादा बेहतर वो हमें सुझाव देते हैं। उन सुझावों को फिर हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी हमारे एक इस न्यूज़ के एक माध्यम है, एक सोर्स के माध्यम में, हमारे सारे समाचारों के माध्यम है, जिसकी वजह से हम आपकी सूचनाओं को ही जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और दोस्तों, अंत में आपसे एक बार मैं फिर से अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑनलाइन कीजिए, क्योंकि आप सोचते होंगे कि ये लोकतंत्र है, तो आप शायद बेवकूफ़ बन रहे हैं। अभी सत्ता तंत्र चल रहा है, हम लोग सत्ता के खिलाड़ी बन चुके हैं। जो भी सत्ता में आता है वो आपको, हमको और सुप्रीम कोर्ट को चाहे जैसे मन वैसे वो नचाता रहता है। हम लोकतंत्र कब जानते हैं? बस जब केवल लोकसभा की चुनाव आएगी, विधानसभा की चुनाव आएगी, तो हम खुद खुश होकर जाते हैं अपना वोट डालने के लिए, उंगली पे निशान लगा के और फोटो खिंचवाते हैं कि मैंने बटन दबा दिया है। लेकिन वो बटन दबाने के बाद उस समय तक तो बटन हमारे इशारे पर चलती है, हम जो बटन दबाते हैं उसका सरकार बनता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? वो सरकार हमें चलाती है अपने उंगली के निशाने पर। ऐसा ही होता है ना? सत्य है ये, सार्वभौमिक सत्य है ये। इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूं मैं कि आप अभी जाग जाइए और आवेदन कीजिए, जितना बड़ा से बड़ा हो सके मात्रा में आवेदन कीजिए, क्योंकि ये सत्ता तंत्र है, ये आपको जैसे मन वैसे नचाएगी, जैसे मन वैसे वो सुप्रीम कोर्ट को नचाएगी। अगर आप अभी अपना यूनिट नहीं दिखाते हैं ऑनलाइन जाकर, आप अपना ऑनलाइन नहीं करते हैं, तो फिर बाद में यही सत्ताधारी जो है वह हाथ खड़े कर देंगे कि सहारा के पास तो डिपॉजिटर है ही नहीं, तो हम पेमेंट कहाँ से करें, और उनका बात सुप्रीम कोर्ट को मानना होगा। और शायद अंकुर जी के पास वो डॉक्यूमेंट भी है जो आपको पढ़ के सुनाना चाहेंगे कि कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन कर देना है, या फिर 90 दिन के अंदर आपको 9 महीने के अंदर, 9 महीने, हाँ, आपको 9 महीने के अंदर, जो उन्होंने सीआरसीएस को अधिकारियों को यह कहा है कि आपको 9 महीने के अंदर पेमेंट 5,000 करोड़ रुपए कर देने हैं। बाकी जितना पैसा बचेगा तो वो आपको सहारा सेवी के खाते में डाल देना है। तो अगले स्लाइड में अंकुर जी आपको वो दिखाएंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के उसका हिंदी रूपांतरण करके आपको समझाएंगे कि कहाँ यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 9 महीने के अंदर पेमेंट को पूरा कर देना है सीआरसीएस को। हाँ नागेश जी, देखिए पूरा जजमेंट तो खैर बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसके कुछ अंश जिसके बारे में मैं जोर दे के बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा कहाँ कहा है कि वो 9 महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा भुगतान कर देना है, वो मैं दिखाना चाहूँगा। वैसे ये दर्शकों को आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आपको इसका स्क्रीन आप शेयर कर दीजिएगा स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। ये ऑर्डर है तुम्हारे, और इस ऑर्डर पे मिस्टर शाह जी का ऑर्डर है, और सबसे लास्ट में ये जो पैराग्राफ है तीसरे का कॉलम नंबर 4 नंबर कॉलम है, वी डायरेक्ट दैट द अमाउंट टू बी पेड द रिस्पेक्टिव जेन्युइन डिपॉजिटर्स ऑफ सहारा ग्रुप ऑफ क्रिएटिव सोसाइटीज आउट ऑफ द अफॉरसेड अमाउंट ऑफ 5,000 करोड़ एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 9 months फ्रॉम टुडे, द बैलेंस अमाउंट देयर आफ्टर बी अगेन ट्रांसफर्ड टू द सहारा सेवी रिफंड अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बोल रहा है कि हम ऐसा निर्देश देते हैं कि अमाउंट जो है पेड किया जाएगा रिस्पेक्टिव जेन्युइन डिपॉजिटर्स को, जो सहारा ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ के हैं। किसमें से? आउट ऑफ द अफॉरसेड अमाउंट ऑफ 5,000 करोड़, जो 5,000 करोड़ रुपए जो हमने आपको आवंटित कर रहे हैं, उसमें से जो सहारा के जेन्युइन डिपॉजिटर्स हैं उनको पैसा दिया जाएगा। जेन्युइन का मतलब कि जो ऑनलाइन अपना करेंगे। हाँ बिल्कुल, जेन्युइन का मतलब ये नहीं कि सब फर्जी है, सब ऑनलाइन जिनको करना है। जेन्युइन उन्हीं को प्रमाणित किया जा रहा है जो सेबी के पोर्टल पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। आप जंतर मंतर पे जाकर चिल्लाते रह जाएंगे, हाँ, पूरा वो अलग चीजें हैं, और ऑनलाइन नहीं करेंगे तो अभी फर्जी ही माने जाएंगे। लेट मी कंप्लीट दिस। द अमाउंट ऑफ 5,000 करोड़ एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 9 months फ्रॉम टुडे इन द सेंस कि जिस दिन उन्होंने वो जजमेंट दिया वहां से 9 महीने तक
उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9 महीने के अंदर आपको ये पूरा का पूरा पैसा का भुगतान कर देना है। कब? 29 मार्च 2023 को ये जजमेंट आया है। तो 29 मार्च 2023 से 9 महीने के भीतर आपको इस 5,000 करोड़ रुपए में से सहारा के जो भी जेन्युइन निवेशक हैं उन निवेशकों का भुगतान कर देना है। 9 महीने के भीतर, याद रखिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था दिसंबर 2023 9 महीने होते हैं पूरे। लेकिन सरकार ने क्या बोला है अपनी तरफ से? 45 दिन लेंगे हम क्या पेमेंट को ट्रांसफर करने में, है ना। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, द बैलेंस अमाउंट देयर आफ्टर बी अगेन ट्रांसफर टू द सहारा सेव रिफंड अकाउंट। अगर किसी कारणवश पूरी भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है, नहीं दिया जाता है, तो जो बचा हुआ रकम होगा वो वापस आपको सहारा सेवी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होगा। समझ लीजिए आप, 9 महीने के अंदर अगर आपने इस 5,000 करोड़ का भुगतान नहीं कर पाए आप, तो पैसा भैया आप वापस कर दीजिए। उसके बाद हो सकता है कि पेमेंट, इसके बाद सरकार यही कहती फिरेगी, भैया हमने तो मांगा पोर्टल पे, भले पोर्टल ना चल रहा हो, भले पोर्टल पे तमाम तरह के ग्लिच हो, आपकी समस्याओं का समाधान न मिल पा रहा हो, आप इसके लिए आंदोलन नहीं करिएगा। आप आंदोलन किस लिए करिएगा? कि हमारा पैसा पूरा वापस होना चाहिए। आप क्लेम तो पहले करवाइए सर। सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए भी आपके पास एक अपना साक्ष्य होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा, सारे अपने निवेशकों के से अपील करूँगा, जितने भी हमारे भाई बंधु ये चैनल देख रहे हैं, सबसे अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस बात को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो अपना दावा पोर्टल पर सुनिश्चित कर पाएँ और अपने दावेदारी को वो सुनिश्चित करें, ताकि उनकी पूरी की पूरी भुगतान राशि निर्बाध रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की जा सके। अच्छा, ये सरकार की चाल भी तो हो सकती है अंकुर जी की उन्होंने पोर्टल खोल दिया और पोर्टल काम ही नहीं करे, ना ज़्यादा आवेदन आएंगे, ताकि सरकार बाद में हाथ खड़े कर दे कि डिपॉजिटर नहीं है कि हम पैसा वापस लौटाएं, इसलिए हम पैसा से भी सहारा के कानफीस वापस कर रहे हैं। देखिए ये भी हो सकता है ना, ये हो सकता है। लेकिन देखिए अब जब बात टेक्निकल की आती है ना, तो मैं खुद एक टेक्निकल इंसान हूँ, तो मुझे पता है जब आप किसी सर्वर पर हर एक काम, जैसे कि ये अगर कोई हमने नेटवर्क बनाया है, कोई वेबसाइट अगर बनाया है, तो उस वेबसाइट को हमने कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे डाउनग्रेड किया होगा। उस सर्वर पे उसका डाटा कहीं ना कहीं फीड हो रहा होगा कि उस सर्वर पे कितने लोग हैं, किसी पर्टिकुलर समय में कितने लोग उस सर्वर पे उस वेबसाइट पर आ रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, लेकिन उस सर्वर पर एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। तो डिजिटल के क्षेत्र में पूरे डाटा को इरेज कर पाना या डाटा को मैनिपुलेट कर पाना ये आसान काम नहीं है आज के समय में। तो अगर सरकार का इंटेंशन ऐसा है और सुप्रीम कोर्ट पर किसी ने इस बात पर अर्जी लगा ली कि भाई मुझे सरकार के ऊपर इस CRCS पोर्टल के ऊपर कितना ट्रैफिक डेली का आ रहा है, मुझे उसकी पूरी रिपोर्ट भी आपको डेली दिखानी होगी, वहाँ पर सरकार बुरी तरह फंसेगी और उसको बचाने वाला फिर कोई नहीं होगा। यानी कि आपको पूरे पैसे के लिए अभी थोड़ा रोकना पड़ेगा लड़ाई। आप बस इसलिए लड़िए अभी फिलहाल में कि कैसे साइट को सुधारा जाए और कैसे आप ऑनलाइन कर पाए, क्योंकि अब ये भाई कानूनी लड़ाई है। बिल्कुल सही बात तो है। हम लोग कानून के तरह ही लड़ना चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आपको ऑनलाइन करना है, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन होगा कि आप लोग ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कीजिए, ताकि बाद में आप लोग लड़ने के लिए लीगली रूप से आप लोग खड़े रहें। बिल्कुल सही बात है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपका कुछ और क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपकी हम उन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और कुछ इस वीडियो में गलती आपको लगता है कि हमने बताया है, उसके लिए आपसे हम क्षमा चाहते हैं।